Welcome dear students. I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, and today we are going to study about Corocorus plant and the fibers which are obtained from its plant. It is part of second paper of Botany, Unit 4th of BSc second year. तो Unit 4th में हमें फाइबर्स के बारे में पढ़ना था और उन पौधों के बारे में पढ़ना था जिनसे नेचुरल फाइबर्स मिलते हैं। तो उसमें से हमने पहले गॉसिपियम पढ़ा, दूसरा हमने क्रोटोलिरिया पढ़ा जिससे सनहैम प्राप्त होती है, और तीसरा आज आपके कोर्स में जो दिया गया है वो है कॉरकोरस। तो कॉरकोरस से जिन फाइबर्स को प्राप्त किया जाता है वे फाइबर्स किस प्रकृति के हैं, उनका क्या यूज़ होता है, उन्हें उस पौधे से कैसे अलग किया जाता है, ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो पहले हम ये देखें कॉरकोरस स्पीशीज़ किस नाम से जानी जाती है। कॉरकोरस को आप जूट के पौधे के नाम से जानते हैं या इसे नार्चा भी कहा जाता है। कॉरकोरस टिलिएसी फैमिली का एक पौधा है और इस पौधे के तने से फाइबर्स प्राप्त होते हैं और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बास्ट फाइबर क्रॉप है। और नेचुरल फाइबर्स की श्रेणी में अगर देखें तो कॉटन के बाद ये सेकंड नंबर पे आने वाला फाइबर है जिसका विश्व में बड़े पैमाने पर यूज़ लिया जाता है। जूट इट वॉज यूज इन इंडिया सिंस वेरी एंशियंट टाइम्स, परंतु यह बोरे के कपड़े के रूप में इम्पॉर्टेंट तब हुआ जब लेट 16th सेंचुरी में जूट का एक्सपोर्ट हुआ इंडिया से इंग्लैंड को 1791 में, और उसके बाद इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ गया और विश्व में भारत के अलावा बांग्लादेश, चाइना, बर्मा, नेपाल, ब्राज़ील, ताइवान, थाईलैंड, इन कंट्रीज़ में भी जूट का कल्टीवेशन किया जाता है। और भारत में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जूट प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, इन कुछ स्टेट्स में किया जाता है। वेस्ट बंगाल में इसका मैक्सिमम कल्टीवेशन किया जाता है। तो कॉरकोरस जो है इसकी वर्ल्ड में लगभग 40 स्पीशीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और भारत में उसमें से 8 जातियाँ मिलती हैं, जिसमें से दो मुख्य इम्पॉर्टेंट जातियाँ हैं वो हैं कॉरकोरस कैप्सुलरिस एंड कॉरकोरस ओलिटोरियस। कॉरकोरस कैप्सुलरिस का ओरिजिन इंडो बर्मा रीजन में बताया जाता है और कॉरकोरस ओलिटोरियस का ओरिजिन अफ्रीका में बताया जाता है जो कि प्राइमरी सेंटर है, और इसका सेकेंडरी सेंटर तो इंडिया या इंडो बर्मा रीजन ही बताया जाता है। तो आप याद रखिए कॉरकोरस की दो जातियाँ जो मुख्य हैं कॉरकोरस ओलिटोरियस एंड कॉरकोरस कैप्सुलरिस, और दोनों ही टिलिएसी फैमिली के सदस्य हैं। नाउ अबाउट द बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस प्लांट। तो ये पौधे एनुअल वुडी अंडर श्रब्स हैं, 2 से 3 मीटर तक हाइट हो सकती है और इनकी पत्तियाँ ऑल्टरनेट होती हैं, एकांतर क्रम में लगी होती हैं, सरल पत्तियाँ होती हैं, ओवेट होती हैं और स्टिपुलेट होती हैं, अर्थात इसमें अनुपर्ण मिलते हैं। और ये जो पौधा है जो तने की टिप है वहाँ पे ब्रांचिंग शुरू करता है, पर जब इसको कल्टीवेशन में ग्रो करवाते हैं तो उसको डेंस क्लस्टर्स के रूप में ग्रो करवाते हैं, तब ये अनब्रांच्ड ही रह जाता है। और पत्तियों के जो बेस होते हैं आधार, उस पर 2 नुकीले स्पाइनस अपेंडेजेस आपको दिखते हैं जिसकी सहायता से आप कॉरकोरस के प्लांट को इजीली पहचान सकते हैं। और इस पे जो फूल लगते हैं सॉलिटरी अर्थात यूजुअली एकल या फिर कभी कभी साइमोस पुष्पक्रम में लगते हैं, 3 से 4 फ्लावर वाले, और फूल छोटे छोटे से होते हैं, येलो रंग के फ्लावर्स होते हैं। ब्रैक्टिएट सहपत्र होता है, उसमें फूल व्रंती होते हैं, पुष्पव्रंत पाया जाता है, पेडिसल इज प्रेजेंट, और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। और यूजुअली सेपल और पेटल्स 4 या 5 हो सकते हैं, परंतु जो स्टेमेंस होते हैं दे आर यूजुअली ट्वाइस द नंबर ऑफ पेटल्स। और इसका फ्रूट जो होता है बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स दिखता है, एक लोक्यूलिसिडल कैप्सूल होता है जो कि ग्लोबुलर होता है कॉरकोरस कैप्सुलरिस में, और लंबा लॉन्ग और सिलेंड्रिकल शेप में दिखता है कॉरकोरस ओलिटोरियस में। तो आप इन दोनों पौधों को अगर पहचानना है तो उसकी फ्रूटिंग स्टेज में आप इजीली पहचान सकते हैं। अगर कैप्सूल गोल दिख रहा है तो वो स्पीशीज कॉरकोरस कैप्सुलरिस है, और अगर कॉरकोरस ओलिटोरियस का पौधा दिख रहा है तो उसके अंदर कैप्सूल जो होगा वो लंबा और सिलेंड्रिकल दिखेगा। तो जनरली आप देखते हैं आप अपने कॉलेज कैंपस के आसपास भी बारिश के दिनों में तो स्पेशली ये प्लांट इजीली अवेलेबल होता है। और इस प्लांट के कल्टीवेशन के लिए ये जनरली एक रेनी सीजन की क्रॉप है, इसको वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट बड़ा सूटेबल रहता है और टेम्परेचर इसके लिए 24 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड अनुकूल होता है। जनरली इट इज़ ग्रोन ऑन द लाइट सैंडी डेल्टाइक लोम्स, उस मिट्टी पे ये इजीली ग्रो करता है। और जनरली ऐसी मिट्टी जिसपे पीरियोडिकली फर्टाइल सिल्ट यानी गाद का डिपोजिशन होता रहे बाढ़ के पानी से,
उसमें इजीली ग्रो करता है। तो इसलिए वेस्ट बंगाल में आप देखते हैं इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। और इट रिक्वायर्स अ क्लीन एंड क्लॉड फ्री फाइन सीड बेड। और जब इसको बोना होता है तो सबसे पहले प्लोइंग की जाती है और लैंड को कई बार क्लीन किया जाता है। उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग या डिबिंग के द्वारा इसके बीज बोए जाते हैं, यूजुअली इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई। तो बिफोर प्री मानसून रेन्स आने से पहले इन बीजों को बो दिया जाता है। और पहले स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 4 या 5 वीक्स होते हैं तो उसमें खरपतवार निकालने का काम 2 से 3 बार कंटिन्यूसली किया जाता है। और यह क्रॉप जो है वाटर लॉगिंग अर्ली स्टेजेस में सहन नहीं कर सकती है और इसकी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है 60 to 90 डेज में। और यूजुअली हार्वेस्टिंग जो होती है फ्लावरिंग स्टेज जब इसकी होती है तब इसको पौधे को हार्वेस्ट कर लिया जाता है। हार्वेस्ट करने के लिए या तो एक सिकल का प्रयोग किया जाता है या फिर उसको हाथ से ही पौधे को खींच लिया जाता है। सिकल का प्रयोग करते हैं तो उसको ग्राउंड के यानी जमीन के बहुत नज़दीक उसको पौधे को काट लिया जाता है और जो कट स्टेम्स होते हैं उनको छोटे छोटे बंडल में बांध दिया जाता है और उसको फील्ड में 2 से 3 दिन ऐसे ही रहने दिया जाता है ताकि उसकी पत्तियां जो हैं सूख करके वो गिर जाए। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज हाउ टू प्रोसेस द जूट फाइबर फ्रॉम द जूट प्लांट। तो जूट का फाइबर जो है वो उस पौधे में है और उससे उसको बाहर हमें निकालना है। तो ये जो प्रोसेस है फाइबर को तने से सेपरेट करने की, इस प्रोसेस को रेटिंग कहा जाता है। और रेटिंग जनरली की जाती है पानी के अंदर। पर पानी कैसा होना चाहिए? इट शुड बी जेंटली फ्लोइंग, डीप, क्लियर, सॉफ्ट एंड टैपिड वाटर होना चाहिए। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसके जो बंडल होते हैं तने के उसको चपटा करके पानी के अंदर 0.6 से 0.9 मीटर की गहराई पे उसको डुबो दिया जाता है और साइड बाय साइड उनको अरेंज इस तरीके से करते हैं ताकि एक रेगुलर प्लेटफॉर्म बन जाए। उसके बाद नेक्स्ट लेयर बंडल की जो है उसके राइट एंगल पे, जो फर्स्ट आपने बंडल लेटाया है उसके राइट एंगल पे नेक्स्ट लेयर्स को बिछा दिया जाता है। और उसके बाद जो बंडल्स की सरफेस है उसको कहीं खरपतवार से या पत्थर से, लकड़ी के टुकड़ों से उसको ढक दिया जाता है ताकि वे पूर्ण रूप से पानी में सबमर्ज डूबे हुए रहें। तो 10 से 30 दिन यानी लगभग 1 महीने का समय लगता है और उस दौरान रेटिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। और ये प्रोसेस जो है डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स कि मैच्योरिटी ऑफ द क्रॉप क्या है और जो रेटिंग वाटर आपने यूज किया वो किस प्रकार का था, पॉन्ड की गहराई कितनी थी, उसका टेम्परेचर कितना था। जनरली रेटिंग को माना जाता है कंप्लीट जब इसकी बार्क यानी जो इसकी छाल है वो तने से इजीली पील होके बाहर आ सके। और इसमें क्या होता है रेटिंग के दौरान कि जो इसके सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं तने के वो तो गल जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और उसके द्वारा ये जो स्क्लेनकाइमेटस फाइबर्स होते हैं, फाइबर के स्ट्रैंड्स, वो इजीली जाइलम से सेपरेट होके बाहर आ जाते हैं। और इस स्टेज पे क्या किया जाता है कि स्टेम को जो है वुडन मैलेट के द्वारा थोड़ा उसको बीट किया जाता है और बीटी से क्या होता है कि जो फाइबर्स होते हैं वो धीरे धीरे लूज हो जाते हैं। उसके बाद फाइबर्स को फिंगर्स की सहायता पे उसको लपेट लिया जाता है और तने को पानी में एजिटेट किया जाता है कंप्लीटली जब तक कि सारे फाइबर्स जो हैं कंप्लीटली फ्री नहीं हो जाए। उसके बाद जो सेपरेटेड फाइबर्स हैं उसकी रिंजिंग की जाती है, उसको क्लीन करते हैं और उसके बाद उसको क्लीन ग्राउंड पे उसको स्टैक लगा के जब बिछा देते हैं। जनरली एवरेज फाइबर यील्ड जो बताई जाती है वो बताई जाती है 6 किलोग्राम पर 100 किलोग्राम फ्रेश वेट ऑफ द स्टेम। और अगर कॉर्कोरस कैप्सुलरिस की बात करें तो उसकी यील्ड होती है 1200 किलो पर हेक्टेयर और कॉर्कोरस ऑलिटरिस की यील्ड होती है 1500 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अब ये जो जूट फाइबर मिलता है उसकी नेचर क्या है? तो यूजुअली इसके फाइबर्स जो होते हैं जाइलम के बाहर की ओर तने में लंबे वेज शेप्ड बंडल्स के रूप में मिलते हैं और यूजुअली फाइबर्स और ये जो पतली भित्ति के फ्लोएम की कोशिकाएं होती हैं वो ऑल्टरनेटली एक दूसरे से मिलते हैं और हर फाइबर ग्रुप में 4 से 50 थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं जो फ्लोएम की होती हैं और लेंथ ऑफ ईच सेल्स डज नॉट एक्सीड ओवर 2 to 3 मिलीमीटर। और ये जनरली पेल येलो कलर के या येलोइश व्हाइट कलर के होते हैं। जूट आपने सभी ने देखा होगा एंड इट पजेस अ सिल्की टेक्सचर। तो ये उस पर एक बड़ी सिल्की चमक जो है जूट के फाइबर पे दिखती है। अगर जूट फाइबर्स का हम केमिकली उसका एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि उसमें सेलुलोज कंटेंट 63% मिलता है, 22 से 26% हेमीसेलुलोज मिलता है, 10 से 12% लिग्निन मिलता है, कुछ स्मॉल क्वांटिटी में उसमें फैट, वैक्स और मिनरल्स भी मिलते हैं। और इस जूट के फाइबर के स्ट्रैंड जो होते हैं 1.5 से 3 मीटर की लंबाई में हो सकते हैं और इनकी सरफेस जो होती है स्मूथ या पॉलीगोनल होती है इन द आउटलाइन इन द ट्रांसेक्शन। ये स्टिफ होते हैं, थोड़े कड़क, ब्रिटल और कोर्स होते हैं। इनकी स्ट्रेचेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है, इलास्टिसिटी भी ज़्यादा नहीं होती है। कॉर्कोरस कैप्सुलरिस की अगर बात करें तो उसके जो फाइबर होते हैं व्हाइट कलर के होते हैं, इसलिए इस कॉर्कोरस कैप्सुलरिस को व्हाइट जूट के नाम से जाना जाता है। और कॉर्कोरस ऑलिटोरियस जो होती है
उसके फाइबर येलोइश रेड या ब्राउनिश कलर के होते हैं, उसे टोसा जूट के नाम से जाना जाता है। और क्वालिटी ऑफ द फाइबर, इट इज़ डिटरमाइंड बाय देयर लेंथ, कि उनकी लंबाई कितनी है, उनकी फाइननेस कितनी है, उनका कलर क्या है, उनकी लंबाई कितनी है, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, उनकी चमक कितनी है, उस आधार पे जूट फाइबर्स की क्वालिटी तय की जाती है। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस जूट फाइबर? जूट आप सभी परिचित हैं, एक इम्पॉर्टेंट बैगिंग मटेरियल तो है ही। एक्सटेंसिवली इट इज़ यूज फॉर मेकिंग गनी बैग्स, कोर्स मोटा कपड़ा, ट्वाइंस, रोप्स बनाने में यूज में लिया जाता है। एंड इवन इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कर्टेन्स, कारपेट बनाने में, ब्लैंकेट्स बनाने में, लिनोलियम ऑयल क्लॉथ बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। जूट के जो बट्स जो होते हैं, जिसे हम शॉर्ट फाइबर्स कहते हैं, छोटे छोटे फाइबर्स, वे शॉर्ट फाइबर्स जो होते हैं दे आर यूज इन द पेपर मेकिंग। और जूट कटिंग्स और स्टिक्स जो होती हैं, जो कि कोर पोर्शन जूट प्लांट का जो बच जाता है फाइबर के एक्सट्रैक्शन के बाद, वो एक गुड सोर्स होता है सेलुलोज का, और वो पल्पिंग रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है फॉर राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर्स, and also as a specialty paper for various uses, or they can also be used in making rayon grade pulp. Jute sticks may also be used as a source of sugar production and they are also burnt as a fuel. इसके अलावा जो जूट है उसका वेरियस गुड स्ट्रेंथ पार्टिकल बोर्ड्स बनाने में, कंपोजिट मटेरियल बनाने में भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो सूटेबल फॉर फर्नीचर मेकिंग, फॉल्स सीलिंग बनाने में, पार्टीशन वॉल बनाने में यूज़ किया जाता है। और जूट का जो कपड़ा होता है व्हेन इट इज़ इम्प्रेग्नेंट विद पॉलीएथिलीन, तो उसको प्लेन और कोरोगेटेड शीट्स बनाने में यूज़ किया जा सकता है। और इसके अलावा सैंडविच बोर्ड्स जिनमें कोरोगेटेड कोर्स हो वो बनाने में, उसको मल्टीप्लाई करने में यूज़ किया जा सकता है। इसकी पत्तियों का जो इन्फ्यूज़न होता है वो टॉनिक होता है, और फेब्रिफ्यूज होता है, बुखार को भी कम करने में यूज़फुल होता है। और इसके अलावा यह डिमल्सेंट के रूप में कार्य करती है सिस्टाइटिस और डिसयूरिया यानी यूरिनरी इन्फेक्शंस की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर। ये जो जूट है, इसके अलावा आपने देखा होगा, आप देखेंगे कि इसके नेकलेसेस मिलते हैं, इयररिंग्स मिलते हैं, इसकी बैंगल्स मिलती हैं, इसके हेयर क्लिप्स मिलते हैं, तो और इसके लेडीज पर्स मिलते हैं, और इसकी चप्पल भी बाजार में मिलती है। तो जूट का तो वर्तमान में कई तरीके से प्रयोग हो रहा है। जूट की साड़ियाँ भी आप बाजार में देखेंगे। तो जूट एक बहुत ही महत्वपूर्ण फाइबर प्लांट है, और यह पौधा कॉटन के बाद सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हमारा फाइबर का जो नेचुरल फाइबर्स हैं उसका तीनों जो प्लांट्स हैं उसका पोर्शन फिनिश होता है, जिसमें हमने पहला पढ़ लिया था कॉटन, दूसरा पढ़ा हमने सनहेम, और तीसरा आज हमने पढ़ा जूट। थैंक यू वेरी मच।